अभी तक का जितने भी 29 कॉर्पोरेशंस हैं, आपका क्या असेसमेंट है, और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वेरी हाई वोल्टेज बीएमसी? देखिए, ये जो चुनाव है इसको हमने बहुत गंभीरता से लिया और कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर तो कैंपेन तक हर चीज़ में हम लोगों ने बहुत विचार के साथ सारा काम किया है। आप अगर हमारे कैंडिडेट्स देखेंगे तो बहुत पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हमने दिए, पीएचडी तक, प्राचार्य तक हमने कैंडिडेट्स दिए, डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, साइंटिस्ट दिए, इसे अलग अलग प्रकार का। और गरीब से गरीब बिल्कुल सब्जी बेचने वाला भी हमारा कैंडिडेट है। तो ऐसे सब तबकों के लोगों को हमने कैंडिडेटचर दिया। जो हमने प्रचार किया उस प्रचार में भी हमने पद्धतियां बदली, केवल सभाएं नहीं की, रैलीज नहीं की, तो उसके साथ रोड शोज भी किए। और सबसे एक नायाब तरीका हमने ये लाया कि हम लोगों ने पब्लिक मुलाकातें, इस प्रकार से इंटरव्यूज, पब्लिक इंटरव्यूज, इस प्रकार के भी एक हमने फोरम तैयार किया जिसमें सारी पब्लिक के सामने ओपन इंटरव्यूज हमारे हुए। और ये सारा करते हुए हम लोगों ने एक बात पर हमेशा ध्यान रखा कि जो फोकस है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। और किसी भी शहर में गए तो हमने देश में क्या हो रहा है और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, इससे ज्यादा बात ये कि उस शहर में क्या हो रहा है, हमने अभी तक क्या किया है, आगे हम क्या करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, मोदी जी का अर्बन गवर्नेंस का विजन क्या है, ये सारी चीजें हमने वहां पर बताई। तो मुझे लगता है कि लोगों ने इसको बहुत अच्छा रिसीव किया है। बीएमसी में तो लोगों ने हमारा काम ही देखा है। कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, न्यू मुंबई का एयरपोर्ट हो, 400 किलोमीटर की मेट्रो हो, अंडरग्राउंड मेट्रो हो, सबर्बन रेलवे हो, या नया कोस्टल रोड हो जो बांद्रा से वर्सोवा, वर्सोवा से विरार तक जा रहा है, वो कोस्टल रोड हो, या फिर मुंबई के पर्यावरण को ठीक करने वाले एसटीपीज हो। ये सारी चीजें जो हमने की है ये मुंबई करों ने देखी है, इसलिए हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुंबई तो हम 100% जीतेंगे। मुंबई जीतेंगे, पुणे जीतेंगे, पिंपरी चिंचवड़ जीतेंगे, नासिक जीतेंगे, नागपुर जीतेंगे, जितनी बड़ी कॉरपोरेशन है वो सारी हम जीतेंगे। और मेरा अपना मानना यह है कि इस चुनाव में जो 29 महानगरों का चुनाव हो रहा है उनमें से 26 से 27 महानगरों में बीजेपी, शिवसेना या एनसीपी का मेयर होगा। सर, एक तरफ ये भी देखा है हमने ये प्रचार के दौरान, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, जिस तरह से जो टारगेटिंग वगैरह की गई है वो ऐसे दिखाई देता है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी को की गई है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पे फोकस दिखाई नहीं देता। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बोथ ठाकरे ब्रदर्स। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर मुंबई की बड़ी पार्टी बीजेपी है। मैं स्वयं मुख्यमंत्री हूं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री है। उसके चलते उन्होंने ज्यादा अटैक बीजेपी पर किया है, ज्यादा अटैक उन्होंने मुझ पर किया है। लेकिन मैं वो एक्सपेक्ट भी कर रहा था, हमने उसका बहुत सटीक जवाब दिया है। हमने कहीं पर भी उस अटैक से बौखला कर ऊंची नीची बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना, ये हमने नहीं किया। और फैक्ट्स एंड फिगर सहित जब हमने उस अटैक का जवाब दिया तो वो बौखला गए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो शिष्टता को लेकर सही नहीं थी, लेकिन उसका भी जवाब हमने नहीं दिया। उस हर चीज का जवाब ये मतपेटी में से मिलेगा। हाँ, आपने बोला कि आपने बहुत संयम से जवाब दिया। मैं इसी पे लेके आना चाहूंगा। आपकी जो अभी लास्ट जो सभा थी शिवाजी पार्क पे, हमने आपका एक अलग तरीके सा रूप देखा। आप काफी एग्रेसिवली उसमें हो गए। आपने अपने स्वर्गीय पिताश्री का भी जिक्र किया। तो क्या कहीं ना कहीं इमोशनल मोमेंट था वो? क्योंकि जिस तरह से पर्सनल टारगेटिंग किया जा रही था आपके ऊपर, आप हिंदू हैं कि उसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे। देखिए, ऐसा है कि उद्धव जी इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि बात करते करते मेरे पिताजी और माताजी पर सवाल उन्होंने उठाया। क्या वो हिंदू थे, ये ढूंढना पड़ेगा, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। बड़ी ओछी बात उन्होंने कही। इसलिए मैंने उनको जवाब देते हुए कहा कि मेरे जो पिताजी है वो तो आरएसएस के प्रचारक थे। भारत की, हमारे संविधान को बचाने के लिए 2 साल तक इमरजेंसी में वो जेल में रहे। अपनी पूरी जिंदगी मेरे पिताजी ने समाज की सेवा की,
कोई संपत्ति नहीं बनाई। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि स्वर्ग से मेरे पिताजी जब मुझे देखते होंगे तो उनको गर्व होता होगा कि उसी रास्ते पर, प्रामाणिकता के रास्ते पर, हिंदुत्व के रास्ते पर मेरा बेटा चल रहा है। लेकिन जब हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ये स्वर्ग से देखते होंगे कि उनका बेटा रशीद मामू को पार्टी में लेकर उसको टिकट दे रहा है, जब वो देखते होंगे कि उनके बेटे के प्रचार में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, जब वो देखते होंगे कि उनके बेटे के प्रचार में मुंबई बम विस्फोट के जो एक प्रकार से आरोपी है वो लोग उनका प्रचार कर रहे हैं, जब वो देखते होंगे कि उनकी ही बनाई हुई शिवसेना जो अब उबाठा हो गई है उसके लोग मस्जिदों में जाकर कहते हैं कि हमारे उद्धव जी अगर वापस आएंगे तो आपके मस्जिद पर वापस लाउड स्पीकर लगेगा, ये सब देखकर उनको फक्र नहीं होता होगा, उनको दुख होता होगा। मेरे पिताजी स्वर्ग से मुझे फक्र से देखते होंगे, उनके पिताजी स्वर्ग से उनको देखकर कहीं ना कहीं निराश होते होंगे। आपने मस्जिदों का जिक्र किया, आपने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में आपने ऐसे भी कहा है कि लोकसभा में एक परसेप्शन तैयार किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, काफी डैमेज हुआ आपको। ये जो वोट जिहाद वाला आपने उस वक्त कहा था, तो इस वक्त डर नहीं लग रहा है आपको वोट जिहाद वाला? देखिए, क्योंकि समाज जाग उठा है। दो चीजें, एक तो माइनॉरिटीज में भी और मुस्लिम समाज में भी ये पता है कि भाई हमारा इस्तेमाल किया जाता है, हमको वोट की मशीन के रूप में यूज किया जाता है, यूज एंड थ्रो किया जाता है। इसलिए भले ही अब भी वो कोई बहुत ज्यादा बीजेपी को वोट देंगे ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद का नारा उन्होंने दिया था, अब वो काम नहीं चलेगा। दूसरा यह है कि अगर हम लोग कुल मिलाकर मुंबई को या महाराष्ट्र को देखें तो उस वोट जिहाद के नारे के बाद यहाँ का जो बहुसंख्य समाज है वो भी जागरूक हुआ है। उसके भी ये ध्यान में आया है कि कोई भी जब पोलराइजेशन करता है तो उसका खामियाजा उसको काउंटर पोलराइजेशन में भुगतना पड़ता है। वो काउंटर पोलराइजेशन भी उन्होंने देखा है। तो वो तो कहते हैं आपका हिंदुत्व फेक है, बीजेपी का फेक हिंदुत्व है, हमेशा इसी तरह की बातें अपनी सभाओं में भी करते हैं और बाकायदा सबके सामने इसी तरह की बातें करते हैं कि बीजेपी हमेशा फेक हिंदुत्व है बीजेपी। देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बाला साहब ठाकरे जी की पुण्याई छोड़ दे तो एक काम उद्धव ठाकरे बताए हिंदुत्व के लिए उन्होंने किया हुआ। किसी हिंदुत्व के आंदोलन में थे, राम जन्मभूमि के आंदोलन में गए, मैं गया था, मैं कार सेवक था, मैं तीनों कार सेवाओं में गया हूं। ये कभी गए नहीं, ये घर से बाहर निकले नहीं। जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ ऐसे समय भी ये कभी बाहर नहीं निकले, इन पे एक केस नहीं लगा कभी। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में एक आंदोलन नहीं किया। देखिए, हम पैदा ही हिंदुत्ववादी हुए हैं, हमारे रग रग में हिंदुत्व है और हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है, हमारा हिंदुत्व व्यापक हिंदुत्व है। हमने हमेशा ये माना है कि पूजा पद्धति से हिंदुत्व तय नहीं होता। जो व्यक्ति इस भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है, प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति को अपनी जीवन पद्धति मानता है, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो वो हिंदू है, ये मानने वाले हम लोग हैं। इसलिए हम बहुत व्यापकता के साथ सबको साथ में लेकर काम करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व के लिए कभी कुछ किया नहीं और अब तो उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। तो सर, जिस तरह से बीएमसी चुनाव की बात करें तो काफी कम्युनल हो गया है, ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मराठी नॉन मराठी वाला इशू और फिर बाद में हिंदू मुस्लिम, कोई कह रहा है हिंदू मेयर बनेगा, कोई कह रहा है हिजाब वाली मेयर बनेगी, तो ये जो अब कोई कह रहा है मराठी मेयर बनेगा, तो ये हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? देखिए, ये बात क्यों आई? दो कारणों से आई। एक, जब किसी ने कहा कि हिजाब वाली मेयर बनेगी और जिस समय उद्धव जी ने कहा कि मराठी और मुस्लिम मिलकर हमको जिताएंगे और हम मेयर बनाएंगे, तब मैंने ये कहा मराठी और हिंदू इसको पृथक नहीं किया जा सकता। आप जो ये भेद करना चाहते हो
कि मराठी अलग है और हिंदू अलग है। मराठी वो कौम है जिसने देश के लिए लड़ाई की है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको स्वभाषा और स्वधर्म का अभिमान सिखाया, लेकिन उसके साथ साथ कभी भी हमको हिंदुत्व से अलग नहीं किया। वो हिंदू पदपादशाही कहते थे, हिंदवी स्वराज कहते थे, और ये जो हिंदवी स्वराज है इसका विस्तार पूरे देश में हुआ। और मराठे जब पानीपत की लड़ाई में गए थे उस समय वो अपना राज बचाने के लिए नहीं गए थे, भारत को बचाने के लिए गए थे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने उनको पत्र लिखकर ये कहा था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ये मेरे आधिपत्य में है, ये मेरा राज है, ऐसा आप मान्य कर लो और मैं ये मान्य करने को तैयार हूं, बचा हुआ पूरा भारत ये मराठों का है और हम इस प्रकार से संधि करते हैं। लेकिन मराठों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से यहाँ पर आए हुए हो, इस किसी भूभाग पर तुम्हारा हक नहीं बनता, ये हमारे भारतीयों का भूभाग है। इसलिए मराठे लड़े, 1 लाख मराठों ने अपना बलिदान दिया। इतना बड़ा विचार करने वाली ये कौम, इसको जिस प्रकार से संकुचित करने का प्रयास इन लोगों ने किया वो होने वाला नहीं है। देखिए, मराठी आदमी ये बीजेपी का एक बहुत ही कमिटेड वोटर है। अगर नहीं होता तो हम 24 में भी इनके खिलाफ लड़े और 14 में भी इनके खिलाफ लड़े, दोनों समय मराठी वोटर हमारे साथ रहा, इनके साथ नहीं रहा। इसलिए एक स्वाभाविक है कि मुंबई में अगर कोई मेयर बनेगा, अगर चेन्नई का मेयर बनेगा तो तमिल बनेगा, अगर हैदराबाद का बनेगा तो तेलुगु बनेगा, अगर अहमदाबाद का बनेगा तो गुजराती बनेगा, ऐसे ही मुंबई का बनेगा तो मराठी बनेगा, लेकिन हिंदू बनेगा। ओके सर, एक सवाल ये भी है, आपने मराठी मानुस का जिक्र किया, तो दोनों भाई जब साथ में आए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे, डोंट यू थिंक दैट द पॉलिटिकल इक्वेशन हैज चेंज्ड इन द स्टेट एंड स्पेसिफिकली इन बीएमसी? कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जीरो सम गेम खेल रहे हैं। दोनों का वोटर बेस इरोड हो चुका है, समाप्त हो चुका है, कम हो चुका है। अब ये दोनों साथ में आकर भी कोई फॉर्मिडेबल ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। मैं आपको आज ही बता देता हूं, मुंबई में पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत, एक अच्छा नंबर हमारा होगा, हम पूरे तरीके से इनको शिकस्त देंगे। ये जो परसेप्शन अगर चल गया, जिस तरह से मराठी मानुस और मुंबई को स्नैच करने की बात की जा रही है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका डर है कि इसका इम्पैक्ट? इसका इसलिए कोई डर नहीं है क्योंकि चुनाव से 1 महीना पहले ही मैंने कहा था, जब भी चुनाव आता है ये लोगों को ये सारी बातें याद आती है। मराठी मानुस इतना मूर्ख नहीं है कि इनकी बरगलाने वाली बातों में वो आ जाए, क्योंकि मराठी मानुस को जब हम ये बोलते हैं कि आप बताइए इन्होंने मराठी आदमी के लिए क्या किया, दिखाने लायक कोई चीज नहीं है। 25 सालों में इनका राज रहा, मराठी मानुस मुंबई छोड़कर वसई विरार के पार चला गया, ये उसको घर नहीं दे पाए। और हमने 5 साल सरकार चलाई और अब वापिस चला रहे, तो बीडीडी चौल में रहने वाले 80,000 मराठियों को उनका मकान दिया, 120 फुट में रहने वाले को 500 फुट का मकान दिया। अभ्युदय नगर हो, विशाल सह्याद्री हो, अलग अलग प्रकार से जो मोतीलाल नगर हो, पत्राचाल हो, हर जगह मराठी आदमी को हमने मुंबई से बाहर निकलने से बचाया और उसका घर उसको दिया। इसलिए मराठी आदमी भी ये सवाल पूछता है कि आपने हमको दिया क्या है, बता कुछ नहीं सकते, केवल बोल वचन दिया। पुणे का जिक्र करें, मुंबई से बाहर आके पुणे में जिस तरह से हमने देखा ठाकरे यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हुई है और पुणे में पवार फैमिली दोनों साथ में आई है, तो कहीं ना कहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तो बीजेपी है पुणे में, मैं ओवरऑल एक महायुति को लेके एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जब कोई टीका टिप्पणी महायुति के नेताओं को करता है चुनाव प्रचार के दौरान, स्पेसिफिकली अजीत पवार जी के ऊपर भी काफी टीका टिप्पणी आप ही के नेता, तो कहीं ना कहीं महायुति में बिटरनेस आती है सरकार? देखिए, पहली बात तो यह है कि केवल पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में हम और वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने शरद पवार जी के साथ अलायंस किया है। चुनाव से पहले हमारा यह तय हुआ था कि सब जगह अलायंस नहीं हो सकता है, जहां अलग लड़ेंगे वहां फ्रेंडली फाइट होगी, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देंगे। मैंने अभी तक एक भी स्टेटमेंट दोस्तों के खिलाफ नहीं दिया। पुणे में भी गया तो विकास पर बात की,
मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, नहीं तो पूरा महाराष्ट्र जानता है जब मैं जवाब देने पर आता हूं तो मेरे से ज़्यादा शार्प जवाब कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैंने अपना संयम रखा। अजित पवार जी ने संयम छोड़ दिया। शायद हारने के डर से उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें कह दी। हो सकता है कि उनको ही बाद में शर्मिंदगी महसूस हो इस प्रकार की बातें मैंने क्यों कही, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको इतना दावे से कहता हूं कि इसका उनको नुकसान होगा, लोग हमको चुन कर देंगे। मैं एक सवाल ये अजीत दादा को भी हमने पूछा था, कहीं ना कहीं मर्जर की बात हो रही है सामने, तो आपको क्या लग रहा है जब चुनाव खत्म हो जाएंगे लोकल बॉडी इलेक्शन के, एनसीपी एनडीए में मर्ज हो सकती है या फिर महायुति में मर्ज हो सकती है? अभी तो मैं इसको बहुत लोकल फेनोमेना मानता हूं, क्योंकि 29 में से 2 जगह वो साथ में और 27 जगह अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इतनी सी बात को अभी इतनी ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। कोई परिस्थिती आती है तो उस समय हम उसके ऊपर अपनी बात कहेंगे। सर, दोन प्रश्न आपण मराठीत घेऊया. जे दोघे भाऊ सोबत आले हे राज, तुम्हाला काय वाटतं जे पॉलिटिकल इक्वेशन आहे स्पेसिफिकली बीएमसीची ती कशी चेंज होणार आहे आणि जे कम्युनल अँगल याच्यामध्ये आलाय त्याबद्दल आपल्याला काय? पहिल्यांदा तर मी तुम्हाला सांगतो, दोन्ही भाऊ एकत्रित आल्याने काहीही फरक पडत नाही। भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी मुंबईतला मराठी माणूस आणि अमराठी माणूस असे दोघेही भाजपच्याच पाठीमागे आहेत। आमचा स्टेबल वोट आहे। 2 निवडणुका उद्धव ठाकरे आमच्या विरुद्ध लढले, दोन्ही निवडणुकांमध्ये मराठी माणसाने आम्हाला मतदान केलं, सर्वात जास्त जागा आमच्या आल्या। त्यामुळे हे एकत्रित आल्याने काही फरक पडत नाही। यांनी हा प्रयत्न खूप करून पाहिला। त्यांनी सांगितलं मराठी आणि मुस्लिम मिळून आम्हाला निवडून देतील। मराठी माणसाला हिंदुत्वापासून दूर करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, तेही शक्य होणार नाही। इथला मराठी हा हिंदुत्ववादी आहे आणि तो व्यापक विचार करणार आहे। त्यामुळे यांचा जो प्रयत्न आहे याला कम्युनल लाईनवर न्यायचा, तो कधीही या ठिकाणी यशस्वी होणार नाही। मेयर हा महायुतीचाच बनेल। अन्नामलाईचा जे इश्यू आणण्यात आला आहे त्याबद्दल आपण आपल्याची काय प्रतिक्रिया, कारण की ते खूप आउट ऑफ प्रोपोर्शन गेलंय? पहिल्यांदा तर एक गोष्ट सांगतो की अण्णामलई हे काही राष्ट्रीय नेते नाही आहेत, एका राज्याचे भाजपचे नेते आहेत। मुंबईत राहणाऱ्या तमिळ जनतेची इच्छा होती म्हणून त्यांनी अण्णामलईंना बोलवलं आणि इथे एक रिॲक्शन देताना त्यांनी बॉम्बे शब्दाचा वापर केला। आता मला सांगा की आपणही अनेक वेळा चेन्नईच्या ऐवजी मद्रास म्हणतो, कारण इतक्या वर्षाची सवय आहे। अनेक वेळा पूर्वी आपण मद्रासी म्हणायचो, मद्रासी कोणीच नाही आहे पण आपण मद्रासी म्हणायचो तमिळ लोकांना। त्यात काही त्यांचा अपमान करण्याची आपली भूमिका नव्हती। आजही एखाद वेळेस जर आपल्या तोंडून मद्रास निघालं तर सवयीमुळे निघतं। आपला कोणाचा अपमान, तसंच अण्णामलईंना इथे कोणाचा अपमान थोडी करायचा होता। सहजतेनं महाराष्ट्राबाहेरचे लोक जेव्हा महाराष्ट्रात येतात तेव्हा अनेक लोक बॉम्बे म्हणतात, नंतर आपण सांगतो ते मुंबई म्हणतात, त्या प्रकारे ते म्हणाले। दुसरं, एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितलं की बाबा ही जरी महाराष्ट्राचं हे शहर असलं मुंबई, तरी देखील इथे ही इंटरनॅशनल सिटी आहे, जगभरातनं लोक इथे येतात। त्यामुळे कोणीही आपला कंडक्ट करताना असा कंडक्ट ठेवला पाहिजे की एक इंटरनॅशनल सिटीमध्ये आपण राहतो। काही चूक बोलले नाही आहेत ते, पण त्यातलं कापून आणि एडिट करून आणि मग त्याच्यातनं जाणीवपूर्वक एक संभ्रम उभा केला, हे अतिशय चुकीचं आहे। अशा प्रकारे भाषावाद प्रांतवाद करून या ठिकाणी तुम्ही मतं मिळवू शकणार नाही। एक शेवटीचा प्रश्न, महायुतीमध्ये काय बीएमसी जे इलेक्शन आहे त्याबद्दल काय नंबर तुम्ही काय देऊ शकता? मी कुठलाही नंबर देणार नाही, मी तुम्हाला एवढंच सांगतो अभूतपूर्व मॅन्डेट मिळेल।